हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। तो मैं हूँ ज्योति गुप्ता। मैं लेकर आई हूँ कक्षा 8 का चैप्टर 1 साइंस का, जिसका नाम है फसल उत्पादन और प्रबंध। ये इस चैप्टर का तीसरा पार्ट है, जिसमें मैं अभ्यास कराने वाली हूँ। आपके जो पूरा एक्सरसाइज या प्रश्न उत्तर है वो कराऊंगी। इसके पहले 2 पार्ट्स हुए हैं इस चैप्टर के, जिसमें मैंने पूरा चैप्टर आपको पढ़ाया है। तो चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात है वो देख। तो भाई हमें बताना ये है कि आजकल हमारे चैनल पे ना बम्पर ऑफ़र चल रहा है, जिसमें आपको क्या करना है, आपको सिर्फ 1 महीने तक हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। एक दिन में कम से कम 15 लोगों को शेयर करना है, 15 ग्रुप्स में शेयर करना है। इससे कम मत करिएगा। इससे कम करेंगे तो आप रैंकिंग में नहीं आएंगे। जो टॉप 10 लोग होंगे जिन्होंने 30 जुलाई तक सबसे ज़्यादा शेयर किए होंगे, उनको ये गिफ्ट्स दिए जाएंगे। और आपको बता दें, इसका जो रिज़ल्ट होगा वो 5 अगस्त को घोषित किया जाएगा। बस इतनी सी जानकारी देनी है, और बाकी की जो डिटेल होगी वो चैप्टर के बाद में बताई जाएगी। ठीक है ना। तो उम्मीद है आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो चलिए अपना अभ्यास शुरू करते हैं। तो हमारा जो पहला चैप्टर है उसका जो पहला उसमें हमें रिक्त स्थान भरने हैं। तो ठीक है, रिक्त स्थान में भरने हैं। तो यहाँ पे आपको दिखा दें, जो का वाला है उसमें लिखा है, एक स्थान पर एक ही प्रकार के बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधों को क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं, पौधों को फसल कहते हैं। खा वाला है, फसल उगाने से पहले प्रथम चरण मिट्टी की क्या होती है, तैयारी होती है। तीसरा है, क्षतिग्रस्त बीज जल की सतह पर क्या करने लगेंगे, तैरने लगेंगे। जैसे कि मैंने चैप्टर में पढ़ाया था, नहीं पढ़ा तो पढ़ लेना, कि क्या होता है कि जो बीज होते हैं, स्वस्थ बीज जो हमें ढूंढने होते हैं, अच्छे बीज जो हमको ढूंढने होते हैं, तो हम बीजों को पानी में डालते हैं, हिलाते हैं उसको, फिर कुछ देर वेट करते हैं, फिर देखते हैं कि कुछ बीज जो होते हैं तली में बैठ जाते हैं, कुछ बीज जो होते हैं तैरने लगते हैं। जो तली में बैठ जाते हैं वो हमारे स्वस्थ बीज होते हैं, अच्छे बीज होते हैं। जो ऊपर तैरने लगते हैं वो हमारे ख़राब बीज होते हैं। क्यों ख़राब होते हैं, क्योंकि वो अंदर से खोखले होते हैं। घाव वाला है, फसल उगाने के लिए पर्याप्त सूर्य का प्रकाश एवं मिट्टी से क्या आवश्यक है, जल और पोषक तत्व जो हैं वो आवश्यक है। अब हमको मिलान करना है। मिलान करने पर हमको क्या मिला, खरीफ की फसल जो है वो क्या है, धान और मक्का। रबी की फसल क्या है, गेहूँ, चना, मटर। ठीक है। और खरीफ की फसल कब उगाई जाती है, खरीफ की फसल जो होती है बारिश में होती है, रबी की फसल ठंडियों में होती है। ठीक है, चैप्टर पढ़ लेना दोनों पार्ट। रासायनिक उर्वरक कौन है, यूरिया और सुपर फास्फेट। कार्बनिक खाद क्या है, पशु अपशिष्ट, गोबर, मूत्र, पादप अवशेष। और रासायनिक उर्वरक जो होते हैं वो मानव निर्मित है, मतलब मानव बनाते हैं। और कार्बनिक खाद जो है वो हमारी प्राकृतिक है। तो हमारे जो फसल है उसके लिए कार्बनिक खाद ही ज़्यादा बेस्ट है। फिर यहाँ पे कहा है 2-2 उदाहरण देने हैं, खरीफ की फसल के, रबी की फसल के। तो खरीफ की फसल जो है उसमें क्या आएगा, धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास आएगा। और रबी की फसल में क्या आएगा, गेहूँ, चना, मटर, सरसों। ठीक है। जब होली होती है तो हम लोग क्या करते हैं, होलिका दहन में क्या ले जाते हैं, बालियाँ लेके जाते हैं। काहे की बालियाँ, गेहूँ की बालियाँ। ठीक है। तो समझ लो होली कब आती है, सर्दियों में आती है। तो इसी से आप थोड़ा सेंस लगा के ये आंसर है वो सही कर सकते हो। ठीक है। अब हमारा 4th जो क्वेश्चन है वो क्या है, देखो 4th जो क्वेश्चन है वो ये कह रहे हैं, निम्न पर अपने शब्दों में एक एक पैराग्राफ लिखना है। पहला है मिट्टी तैयार करना, दूसरा है बुआई, तीसरा है निराई, चौथा है थ्रेसिंग। तो देखते हैं मिट्टी तैयार करने को कैसे लिखा। फसल उगाने से पहले मिट्टी तैयार करना पहला कदम है। कृषि में सबसे पहले महत्वपूर्ण कार्यों में से एक मिट्टी को पलटना, इसे ढीला करना है। इससे जड़ें मिट्टी में गहराई तक प्रवेश कर सकती हैं। ढीली मिट्टी से केंचुओं और रोगाणुओं के पनपने में मदद मिलती है, जो किसान के मित्र हैं। यह मिट्टी में हुमस मिलाते हैं। साथ ही मिट्टी को पलटने और ढीला करने से पोषक तत्वों से भरपूर मिट्टी सबसे ऊपर आती है।
ताकि पौधे इन पोषक तत्वों का उपयोग कर सके। मतलब क्या होता है, मिट्टी तैयार करने का मतलब क्या होता है, हमारी जो ज़मीन होती है ऐसे ही होती है, ठीक है, थोड़े हल्की सी ठोस। क्या करते हैं, उस मिट्टी को हम लोग खोद के खुरपी वगैरह से, किसी चीज़ से भी और किसी औजार से, ठीक है, कुदाल वगैरह से उसको हम उबड़ खाबड़ करते हैं। मतलब उबड़ खाबड़ करने का मतलब ये नहीं कि कुछ भी उसको समतल ही करना है, पर उसकी मिट्टी को थोड़ा खोद देना है, ठीक है, और उसको भुरभुरा बनाना है और उलट पलट करना है, ठीक है, पोला बनाना है, जिससे क्या हो, जो हवा का आना जाना उसमें आसानी से हो और पेड़ जो है उसकी जड़ों में अंदर गहराई तक फंस जाए, ठीक है, इसलिए ये सब किया जाता है। फिर अगला है बुआई। बुआई फसल उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। बुआई से पहले अच्छी गुणवत्ता वाले बीज चुने जाते हैं और अच्छी किस्म के स्वच्छ भी स्वस्थ बीज होते हैं। बीज को सीड ड्रिल या हाथ से बोया जाता है। तो बुआई क्या होती है, बुआई जो होती है सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा क्यों है, बुआई तो वही होगी जिसके लिए हम ये सब कर रहे हैं, ठीक है। बुआई नहीं करेंगे तो किसी चीज़ की कोई मतलब अस्तित्व ही नहीं है किसी चीज़ का, ठीक है। बुआई इसीलिए कर रहे हैं। बुआई करने के लिए क्या करते हैं कि सबसे पहले सबसे अच्छे बीज ढूंढते हैं और वो बीज ढूंढते हैं जो अच्छे होते हैं, स्वस्थ होते हैं। अभी मैंने बताया कि स्वस्थ बीज कैसे ढूंढने जाते हैं, ठीक है। और फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप पूरा चैप्टर पढ़ लीजिए। कैसे पढ़ेंगे, 2 वीडियो बनाई है इसी चैप्टर की, आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी, ठीक है। फिर है बीज को सीड ड्रिल या हाथ से बोया जाता है। तो बीज बोने के कई तरीके हैं, सीड ड्रिल करके भी बो सकते हैं, हाथ से भी बो सकते हैं। अगला है हमारा निराई। खरपतवार अवांछित पौधे हैं जो फसलों के साथ उगते हैं और खरपतवार निकालने को निराई के रूप में जाना जाता है। हाथों से खुरपी जैसे औजारों का उपयोग करके 4D जैसे घास फूस और का उपयोग करके खरपतवारों को हटाया जा सकता है। खेतों में खरपतवार को मारने के लिए इनका छिड़काव किया जाता है। मतलब निराई क्या होता है, जो हमारे मतलब कि हमने फसल वगैरह उगाई, ठीक है, फसल को छोड़ो, आप अपने गमला ले लीजिए। आपका जो गमला है उसमें एक पेड़ लगाया आपने, गुलाब का पेड़ लगाया, पर साथ में आपने देखा छोटी छोटी घास जमाई, अजीब से मतलब हार्ट शेप में कुछ पत्ते वाली घास टाइप में उगाई, पर वो आपने उगाई नहीं है ना आपने उसके बीज डाले हैं, वो अपने आप ही उगाई। तो वही हमारी खरपतवार है, ठीक है। तो उसको हटाना ही क्या कहलाता है, निराई, ठीक है, कहलाता है। और जैसे हमारे खेत में क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में होता है, तो इसके लिए मारने के लिए छिड़काव किया जाता है, ठीक है, जिसे हम खरपतवार नाशी कहते हैं। फिर यहाँ पे हमारा है अगला थ्रेसिंग। थ्रेसिंग क्या होता है, प्यालों से अनाज को अलग करने की प्रक्रिया को थ्रेसिंग कहते हैं। प्यालों का मतलब क्या है, बीज से भूसे को अलग करने की प्रक्रिया को थ्रेसिंग कहते हैं। इसे कंबाइन नामक मशीन द्वारा किया जाता है, जो वास्तव में क्या है, एक हार्वेस्टर और थ्रेसिंग का संयोजन होता है। तो इसमें क्या करना है हमको, ये कह रहे हैं कि स्पष्ट कीजिए उर्वरक खाद से किस प्रकार भिन्न है। तो ये बात हमको बतानी है। तो देख लीजिए, उर्वरक जो होता है एक अकार्बनिक नमक है। क्या है, अकार्बनिक नमक है। और खाद जो होती है एक प्राकृतिक, जिसे गोबर, मानव का अपघटन अपशिष्ट और पौधों के अवशेषों से प्राप्त होता है। उर्वरक कारखाने में तैयार किया जाता है और खाद जो होती है खेतों में ही तैयार की जाती है। उर्वरक मिट्टी को हुमस प्रदान करते हैं और खाद मिट्टी को भारी तादाद में हुमस प्रदान करते हैं, ठीक है। उर्वरक जो होते हैं मिट्टी को हुमस प्रदान नहीं करते हैं, हुमस नहीं देते उर्वरक, लेकिन खाद जो होती है बहुत ज़्यादा हुमस प्रदान करता है। उर्वरक पौधे में बहुत समृद्ध पोषक तत्व प्रदान करता है, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ठीक है। और लेकिन खाद में ये अपेक्षाकृत कम होते हैं, इसीलिए लोग क्या करते हैं, उर्वरक ज़्यादा यूज करते हैं, खाद का कम यूज करते हैं। आगे चलते हैं, तो अगला हमारा है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या है कि ये कह रहे हैं सिंचाई किसे कहते हैं। जल संरक्षित करने वाली सिंचाई को 2 विधियों का वर्णन कीजिए। तो उन्होंने कहा है, ये उत्तर में हमारे है, विभिन्न अंतरालों पर फसलों को पानी की पूर्ति को सिंचाई कहते हैं। मतलब हम समय समय पर अपनी फसल को पानी देना ही सिंचाई कहलाता है। सिंचाई की 2 विधियाँ बताई हैं जो पानी संरक्षित करती हैं, इसलिए वे प्रकार हैं।
पहली प्रणाली बताई इन्होंने छिड़काव प्रणाली। छिड़काव प्रणाली में क्या होता है, इस विधि के तहत लंबवत पाइप सिर को नोजल को घुमाते हुए नियमित अंतराल पर मुख्य पाइप लाइन से जुड़े हुए होते हैं, और जब पाइप की मदद से पानी को मुख्य पाइप के माध्यम से बहने दिया जाता है तो यह घूर्णन नलिका से बच जाता है और छिड़का जाता है जैसे बारिश हो रही हो। मतलब कि छिड़काव प्रणाली जो होती है अच्छे से आप तब समझ सकते हैं जब आप हमारा चैप्टर पढ़ेंगे, अपना चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। उसमें पूरा प्रॉपर चित्र वगैरह दिखाया गया है तो आप अच्छे से समझ जाओगे। तो छिड़काव विधि में क्या होता है, एक मेन पाइप होता है, उससे कई सारे पाइप जुड़े होते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हमारी टैप होती है नल में, वो टैप नहीं लगी होती, इस तरीके की उसमें टैप लगी होती है कि वो फव्वारा टाइप निकालती है, और फव्वारा ऐसा होता है जो चारों तरफ घूमता है और पानी जो होता है फव्वारा की तरह ही निकलता है और ऐसा लगता है कि बारिश हो रही हो, ठीक है, ठीक है। तो यही छिड़काई होती है। तो इसमें मतलब जाना नहीं पड़ता है, अपने आप ही छिड़काई हो जाती है, हर जगह में दूर दूर तक हो जाती है। फिर दूसरी है ड्रिप प्रणाली। इसमें क्या होता है कि इस प्रणाली में पानी जो होती है पौधों की जड़ों में एक एक बूंद करके पहुंचता है, या फलों के पौधों बगीचों और पेड़ों को पानी देने की सबसे अच्छी तकनीक है। पानी बिल्कुल व्यर्थ नहीं होता। यह उन क्षेत्रों में वरदान है जहाँ पानी की खराब उपलब्धता है। मतलब कि ये जो ड्रिप प्रणाली होती है ऐसी जगह पे यूज की जाती है जहाँ पानी बहुत कम होता है, और इसमें क्या करते हैं कि ये सेम आधा प्रोसेस तो उसी की तरह है छिड़काव विधि का, लेकिन इसमें क्या होता है कि पाइप के जो पार्ट्स होते हैं ऊपर ना होके नीचे ही पेड़ों की जड़ों के पास होते हैं, और पानी इतना ही दिया जाता है कि एक एक बूंद करके हर पेड़ की जड़ में जाता है, और पानी बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होता। जितना चाहिए होता है पानी उनको मिल जाता है, पानी ख़राब नहीं होता है। बेस्ट विधि ये बताई गई है, ठीक है। फिर सातवां हमारा क्वेश्चन है, यदि गेहूँ को खरीफ ऋतु में उगाया जाए तो क्या होगा, चर्चा कीजिए। तुम्हारा आंसर है गेहूँ रबी की फसल है, इसलिए इसे ठीक से बढ़ने के लिए ठंडी जलवायु परिस्थितियों की आवश्यकता होती है। यदि इसे खरीफ मौसम में बोया जाता है तो खरीफ के मौसम में अत्यधिक बारिश के कारण यह विकसित नहीं होगा और नष्ट हो सकता है। मतलब क्या करें, खरीफ वो जो गेहूँ जो होता है कब उगाया जाता है, सर्दियों में उगाया जाता है। मतलब इसको ठंडी जलवायु चाहिए होती है। यदि इसको खरीफ के मौसम में उगाया जाएगा, ये रबी की फसल है, सॉरी मैंने गलत बोल दिया शायद, तो ये खरीफ के मौसम में अगर उगाया जाएगा तो बारिश इतनी ज़्यादा होगी कि ये नष्ट हो जाएगा, इसमें अंकुरण नहीं हो पाएगा। फिर अगला है हमारा, खेत में फसल उगाने से मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है। तुम्हारा आंसर हो जाएगा कि मिट्टी फसल को खनिज पोषक तत्वों की आपूर्ति करती है। ये पोषक तत्व पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक हैं। तो ये क्या कह रहे हैं कि मिट्टी फसल को खनिज पोषक तत्वों की आपूर्ति करती है। ये पोषक तत्व पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक हैं। एक ही खेत में फसलों को लगातार उगाने से मिट्टी कुछ पोषक तत्वों में ख़राब हो जाती है, इससे मिट्टी अनुपजाऊ हो जाती है, और फिर पोषक तत्वों के साथ मिट्टी को फिर से भरने के लिए किसानों को मिट्टी में खाद जोड़ने की आवश्यकता होती है। तो खेत में लगातार जब हम फसल उगाएंगे तो क्या होता है कि हम लगातार जब फसल उगाएंगे तो उसमें जो पोषक तत्व होते हैं वो एक फसल उगी, पोषक तत्व उसने ले लिए, फिर कट गई, फिर दूसरी फसल उगा दी, फिर उसने पोषक तत्व ले लिए, फिर दूसरी लगा दी, फिर पोषक तत्व ले लिए, फिर धीरे धीरे पोषक तत्व जो होते हैं उनमें कमी आ जाती है। इसीलिए खाद वगैरह का यूज किया जाता है, ठीक है। अच्छे से समझना हो, डिटेल में समझना हो तो पूरा चैप्टर जो है वो देख लेना, ठीक है। अगला जो है वो है खरपतवार क्या है, हम उसका नियंत्रण कैसे कर सकते हैं। तो अवांछनीय पौधे फसल के साथ साथ प्राकृतिक रूप में उग सकते हैं जिन्हें खरपतवार कहा जाता है। खरपतवार निकालने और इनकी वृद्धि को नियंत्रित करने के कई तरीके हैं। खरपतवारों को समय समय पर ज़मीन के करीब उखाड़ कर या काट कर हटाया जा सकता है। यह एक खुरपी की मदद से किया जाता है। खरपतवारों को कुछ रसायनों के प्रयोग से भी नियंत्रित किया जाता है, जिन्हें 2,4-D की तरह घास फूस नाशी कहा जाता है। खेतों में खरपतवार को मारने के लिए इसका छिड़काव किया जाता है।
मतलब कि क्या कह रहे हैं कि कुछ अवांछनीय पौधे होते हैं। मतलब अवांछनीय पौधों का मतलब ये भी मैंने आपको इसी वीडियो में भी समझा दिया है, उसमें भी बहुत अच्छे से डिटेल में समझाया है, जो बाकी के 1 और 2 पार्ट्स हैं। ये कह रहे हैं अवांछनीय रूप से मतलब जो अपने आप ही उगाते हैं, उनको ही खरपतवार कहा जाता है। तो उनकी नियंत्रित करने के कई तरीके इन्होंने जैसे कि बताया है, या तो हम खुरपी से उखाड़ सकते हैं, हाथ से उखाड़ सकते हैं, या कुछ खरपतवार नाशी होते हैं जिन्हें हम 2,4-D के नाम से जानते हैं। ठीक है, इनका छिड़काव कर दिया जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है 10वां। ये कह रहे हैं निम्न बॉक्स को सही क्रम में कि गन्ने की फसल उगाने के लिए रेखाचित्र तैयार हो। तो उन्हें पहला बॉक्स जो है इसमें लिखा है फसल को चीनी मिल में भेजना, दूसरा है सिंचाई, तीसरा है कटाई, चौथा है बुआई, 5वां है मिट्टी तैयार करना, फिर खेत की जुताई, फिर खाद देना। मतलब हमें इसका क्या करना है, सही क्रम में लगाना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, अगर आपने तो पढ़ा ही होगा अच्छे से, कई बार मैंने बताया भी है, इसी चैप्टर में कई बार बताया है, आपको याद भी हो गया होगा। पहले हम मिट्टी तैयार करते हैं, फिर क्या करते हैं, फिर खेत की जुताई करते हैं, फिर क्या करते हैं, हम उसकी बुआई करते हैं, फिर क्या करते हैं, खाद देते हैं। बुआई करने के बाद, खाद देने के बाद क्या करते हैं, सिंचाई करते हैं। सिंचाई जब हो जाती है, हमारी फसल पक जाती है, तब क्या करते हैं, कटाई करते हैं। फिर फसल को हम कहाँ भेजते हैं, मिल में भेजते हैं, चीनी मिल में, कोई भी मिल हो, भंडारण के लिए भेजते हैं। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए संकेतों की सहायता से पहली को पूरा कीजिए, ऊपर से नीचे। ठीक है, पहला है सिंचाई के एक पारंपरिक तरीका। ठीक है, तो सिंचाई का एक पारंपरिक तरीका तो हमारा क्या हो जाएगा, रहट। क्या होता है वो, रहट होता है। फिर बड़े पैमाने पर पालतू पशुओं की उचित देखभाल करना, तो इसका क्या हो जाएगा, पशुपालन। फिर तीसरा है हमारा फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है, तो वर्षा ऋतु में किसे बोया जाता है, खरीफ को। फसल जिन्हें पक जाने के बाद काटा जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, कटाई कहते हैं। और बाईं से दाईं ओर की बात करते हैं, तो पहला है शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसलें क्या होती हैं, रबी होती हैं। और एक ही किस्म के पौधे जो बड़े पैमाने पर उगाते हैं तो क्या कहते हैं, फसल होते हैं। रासायनिक पदार्थ जो पौधों को पोषक प्रदान करते हैं, उर्वरक होते हैं। और खरपतवार हटाने की प्रक्रिया निराई कहलाती है। ठीक है, इस तरीके से आपका जो पूरा चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया। भाई जाने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात है, वो को हर दिन कम से कम 15 ग्रुप्स में शेयर करना होगा। शेयर करने के बाद क्या होगा कि जिसके 1 महीने में सबसे ज़्यादा शेयर होंगे, ठीक है, उनको ये गिफ्ट मिलेंगे। गिफ्ट कुल 10 लोगों को मिलेगा, उनकी रैंकिंग के हिसाब से मिलेगा। और आपको बता दें, रैंक उन्हीं की बनेगी जो एक दिन में 15 से ज़्यादा शेयर करेंगे। जो 15 से कम शेयर करेगा, चाहे 14 ही कर रहा हो, तो वो रैंकिंग में नहीं आएगा। तो अगर आप रैंकिंग में आना चाहते हैं तो 15 से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा एक दिन में, और 15 से ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप ये फ्री में गिफ्ट चाहते हैं तो भाई हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो ये तो हो गई भाई, और इसका रिज़ल्ट जो होगा 5 जुलाई को होगा। और आपको बता दें, जब आप हमारे चैनल को जाएंगे, आपने अगर सब्सक्राइब कर लिया होगा उसके लिए थैंक यू, नहीं किया है तो कर लीजिए। तो भाई हमारे चैनल पे जाने के बाद प्लेलिस्ट में जब जाएंगे तो आपको आपके सब्जेक्ट की जो क्लासेज हैं वो मिल जाएंगी। और फिर आप जब चैनल पे जाएंगे तो आपको हमारे बाकी के अदर 3 चैनल मिल जाएंगे। पहला है जोजस किड्स मस्ती, दूसरा है जोजस क्राफ्ट ज्वेलरी, तीसरा है जोजस। इन चैनल्स को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये चैनल क्रिएटिव चैनल है जो आपके माइंड को बूस्ट करेंगे, आपको क्रिएटिव बनाएंगे। ठीक है, क्रिएटिव होना भी एक कला है जो आपको माइंड को बढ़ाती है। तो इन चैनल्स में क्या है, पहला चैनल है जोजस क्राफ्ट ज्वेलरी, जिसमें आप सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी ज्वेलरी बना सकते हो बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही कम समय में। और दूसरा जो चैनल है जोजस किड्स मस्ती, जो बच्चों के लिए चैनल है, जिनमें उन बच्चों को सिखाया जाता है कि कैसे क्या उनको एक साथ कैसे सिखाया जाए। और तीसरा जो चैनल है वो है जोजस क्राफ्ट, इसमें आप घर बैठे प्यारी प्यारी सुंदर सुंदर चीज़ें बना सकते हो घर की बेकार चीज़ों से, जैसे शादी के कार्ड हुए, नैपकिन, टिश्यू पेपर हुए, इनसे। ठीक है, तो भाई ये तो बात हुई हमारी। और दूसरी बात ये है कि भाई हमारी गुरु दक्षिणा में आपको क्या करना है, गुरु दक्षिणा में हमारे चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। तो गुरु दक्षिणा देना आपको ज़रूरी है। ठीक है, भाई पैसा नहीं मांग रहे, बस इतना कह रहे हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और डेली पढ़ते रहिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके जाइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और बेल आइकन को हिट करना ना भूलिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन इसी से मिलते हैं, ताकि आपको हमारी क्लासेस का पता चलता है। तो भाई आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।